हाँ जी। आ गए। यस सर। गुड। चलिए, कुछ देखा? हाँ सर। वेरी गुड, बताइए। सर वो प्लस और माइनस साइन वेव फंक्शन का साइन बताते हैं। वेरी गुड। वो वेव फंक्शन कहते किसे हैं? वेव क्या होती है, वेव फंक्शन किसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है ना। ये देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। वेव जो आप कहते हैं दैट इज एनर्जी ट्रांसफर। और ये दिख रहा है आपको? हाँ अब मैं यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लगा, ये है 0। अब कंपेयर कर पा रहे हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह से एज्यूम करें, तो ये जो प्लस और माइनस साइन है ये उसके वेव फंक्शन है। ये देखिए, नॉर्मल वेव है जो इधर मैंने नीचे बनाई है। ये 0 से ऊपर जब जा रही है, ठीक है, जिस मैक्सिमम डायरेक्शन तक जाएगी, और 0 से नीचे जब जा रही है जिस मैक्सिमम डायरेक्शन तक जाएगी, ये प्लस और माइनस से दिखा है। ठीक है। आप इसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ये देखिए, ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। ऊपर और नीचे जाने में 1 2 3, ये 3 पोजीशंस हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, यहां से ये आ गया। मींस ये ये और ये अकॉर्डिंगली इन्हीं सेम सिचुएशंस पे ये वापस गया। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। मेरी आवाज आप तक इसी तरह से पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन इस मीन पोजीशन की रेस्पेक्ट में ऊपर की पोजीशंस हमने प्लस कही और नीचे की पोजीशंस माइनस कह रहे हैं। आप जानते हैं कि इसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, करेक्ट? यस। तो किसी किसी 3D वेव का जो एम्पलीट्यूड है, 3 डायमेंशनल वेव का एम्पलीट्यूड यहां पर वेव फंक्शन के नाम से जाना जा रहा है, साइन। ठीक है। और आपको अब ये समझना पड़ेगा, मींस ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कुछ और नहीं है, एनर्जी का एक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या नहीं करता है हम नहीं बता सकते, हमने देखा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन? नहीं सर। दुनिया में किसी ने भी देखा है इलेक्ट्रॉन? नो सर। है जी, शाबाश। दुनिया में किसी ने भी इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा है सर। किसी ने भी इलेक्ट्रॉन दुनिया में नहीं देखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई विजुअलाइजेशन सोर्स हमें तलाश करना पड़ेगा। हमारे पास किसी चीज को देखने का जो तरीका है वो क्या है कि उस चीज पे जब हम लाइट डालते हैं तो वो दिखाई देती है, राइट? ठीक इसी तरीके से लाइट की ही तरीके की एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को मॉडिफाई करके बनाई है। इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन को बीम की तरह से यूज करके हम इलेक्ट्रॉन से बड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सब देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम डुअल कंसेप्ट की बात करते हैं कि इट हैज द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। यानी इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी है, उस एनर्जी की शेप
उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे डिफाइन हो रही है, और वो जो शेप है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स हैं, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी मैग्नीट्यूड है वो किस शेप में दिखाई देता है, उसको आप ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट बात कही है, लेकिन समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं दैट इज, दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी मैग्नीट्यूड है वो जिस शेप का हो सकता है, उस शेप को आप ऑर्बिटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, आप ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है, आप अगर मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं, वहां भी जो पार्टिकल डायनामिक्स की बात करते हैं, वहां पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये पार्टिकल की तरह से मूव कर रहा है। द रीजन इज, आप देखिए सपोज ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कहीं भी आप अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहेंगे तो उसके जो चार्ज है उससे ढूंढ पाएंगे, मास से तो ढूंढ नहीं पाएंगे। यानी आपको अगर आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज से आइडेंटिफाई करेंगे, और वो चार्ज पूरा का पूरा इस एरिया में कहीं भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, इस पूरे एरिया में सेम चार्ज मिलेगा। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकंड ऑर्बिट है तो उस पूरे एरिया में लगभग सेम चार्ज मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम उस दिन समझ पाएंगे जिस दिन हम इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। अभी हम इसीलिए उसकी डुअल नेचर की बात करते हैं, और यही रीजन है कि हम इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर की बात करते करते सिर्फ इतना कह पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेप की तरह से एटम के अंदर प्रेजेंट है। वो शेप एनर्जी पर बेस है, यानी जो इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो बोर ने इंटरप्रेट किया हो, चाहे वो किसी और ने इंटरप्रेट किया हो, वो इंटरप्रिटेशन मोर और लेस सेम है कि इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी की तरह से लेकर के चलना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो यहां पर आती है, जहां आपने बताया कि ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो एरोज बने हुए हैं ये स्पिन को बताते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर तो हो गया कि वेव फंक्शन जो है ये प्लस और माइनस आपको दिखाई दे रहा है। इस वेव फंक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है ये तो क्लियर है। तब मैं आगे चलूं इस स्पिन वाली बात पे, क्यों जी? हाँ सर। सबको क्लियर है? यस सर। है ना? राइट। अब स्पिन वाली बात पे चलते हैं। अगर हम स्पिन की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको बता रहे हैं। तो भाई जरा सा एक बार मेरी चीज को ध्यान से देख लें जो मैं बनाने जा रहा हूं, और फिर बताएं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से आप सोच रहे हैं। देखिए, ये डायरेक्शन बनाया और ये डायरेक्शन बनाया, पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है और इस तरह से घूम रहा है। डायरेक्शन देखिएगा ध्यान से। सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है बेटा? सिमिलर आ रही है। और अगर डायरेक्शन सिमिलर आ रही है दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। ये तो दोनों ही जो दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्लॉक के जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट चल रहे हैं। ये तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, है ना? हाँ सर। हाँ जी।
चलिए मैं आपकी परेशानी कम कर दूं। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है ना बेटा, ये स्पिन से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, स्पिन की डायरेक्शन नहीं होती। आप ये जानते हैं कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, जब वो स्पिन दिखा रही तो स्पिन तो एक्सिस पे होगा, ये एक्सिस है उसका, या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी। अब इस स्पिन से प्रोड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर दिखाई। वो डायरेक्शन अगर आप फिजिक्स के रूल से निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन में अपवर्ड आएगी और एक इलेक्ट्रॉन में डाउनवर्ड आएगी। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पिन, इट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, माइंड इट। स्पिन से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, स्पिन की डायरेक्शन नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ सर। और ये जो स्पिन से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक बात और आपको बताती है, एक और सवाल का जवाब यहां पे मिलता है। जब आप बोलते हो कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा सवाल बच्चों से ये होता है कि भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रही है, इन पे सेम चार्ज है। तो बच्चा कहता है कि सर वो जो ना स्पिन डिफरेंट है। मैंने कहा स्पिन से क्या हो जाएगा, अगर स्पिन अपोजिट है तो उससे क्या होगा। अब यहां पे आपको उसका भी क्लियर कट जवाब मिलता है। अगर स्पिन अपोजिट है तो उससे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको अपोजिट दिखाई दे रही है। दैट मीन्स अगर एक में नॉर्थ और साउथ ऐसे है तो दूसरे में नॉर्थ और साउथ ऐसे है, और ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये जो पोल्स। इस वजह से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। ठीक है, Yes, sir. आगे चल सकते हैं थोड़ा सा। यस सर। फाइन। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की मैंने आपको बात किया, अब ये बात एकदम क्लियर है। मैंने उसी स्लाइड पे बात कर दिया था आपको। अब हम दूसरा बेसिक समझते हैं, लेकिन इस दूसरे बेसिक पे चलने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में आप जब 11th क्लास में देखते हैं तो चैप्टर 1 था बेसिक कंसेप्ट्स का, चैप्टर 2 था एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 3 था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, चैप्टर 4 था केमिकल बॉन्डिंग। राइट। इसमें अगर आपको याद हो मोल कंसेप्ट की बात हुई थी, इसमें एटम की बात हुई, एटम की मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स जनरल केमिस्ट्री में आते हैं। ये ना तो फिजिकल केमिस्ट्री है, ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जनरल केमिस्ट्री है जो कि रियल में आगे की ये जो 3 ब्रांचेस हैं उनका बेस बनाती है। जो पहला चैप्टर था ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनाता है। अगर आप मोल नहीं जानते तो फिजिकल केमिस्ट्री समझने में बड़ी दिक्कत है। जो ये चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2nd और 4th, ये चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। और वहीं ये जो तीसरा चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है, अलोंग विथ केमिकल बॉन्ड।
ये सिचुएशन है अगर आप बेस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ नॉर्मल वे में मोल कंसेप्ट से पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है। 12th क्लास में 4 चैप्टर हैं आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री के, राइट, फर्स्ट 4 चैप्टर्स बुक 1 के, तो वो सारे के सारे चैप्टर्स बहुत आसान हो जाते हैं अगर इसका आपको आइडिया है। तो ये सबसे लास्ट में लूंगा, जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो सबसे लास्ट में इसकी बात करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक मैंने डिस्कस कर दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपका जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसके साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग का भी बेस बनाता है, इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हल्की सी हम बात करेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है? हाँ सर। राइट, चलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल। कितने तरीके की पीरियोडिक टेबल पढ़ी है आपने? एक तो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, है ना? Yes, sir. और कौन सी पढ़ी है? शाबाश। मैंडलीफ के अलावा अभी तो the octaves. और Newland. और laws of tribes वाली. नहीं, वो पीरियोडिक टेबल थोड़ी है। पीरियोडिक टेबल तो मैंडलीफ से शुरू हुई, Tribes. एक तो मैंडलीफ की होगी, फिर एक मॉडर्न हो गई और एक लॉन्ग फॉर्म हो। ये 3 पीरियोडिक टेबल्स आपको पता होनी चाहिए। मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है? मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक मास पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है? पहला मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक मास पर या एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने प्रपोज किया था, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और तीसरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको बनाने वाले थे बोर, बरी, वर्नर, इस तरह के साइंटिस्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। ठीक है? और प्रॉब्लम क्या है कि 11th क्लास में जब आप एनसीईआरटी देखते हैं तो एनसीईआरटी में ना इन दोनों को, जो लास्ट वाली 2 चीजें, इनको मिक्स कर दिया गया है, जिससे आपको समझने में परेशानी आती है। एटॉमिक मास पर बेस्ड जो पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले पीरियोडिक लॉ तो आप जानते हैं। कौन बताएगा पीरियोडिक लॉ? शाबाश। सर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक। कोई भी लॉ, पीरियोडिक लॉ नॉर्मल। सर पहला तो ये था कि एटम्स की प्रॉपर्टीज उनके मास का फंक्शन होती है, और सर फिर बाद में कहा वो उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है। तो किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, अगर हम लॉ की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ में आता है? मैथमेटिक्स के लोग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए पीरियोडिक फंक्शन समझने में। आर पीरियोडिक फंक्शन यानी सर जो रिपीट करता है खुद को आफ्टर अ पीरियड, जहां रिपीटिशन होगा। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वाली जो बात है ये पुरानी है, और एटॉमिक नंबर वाली जो बात है वो नई।
ठीक है, जब हम एटॉमिक नंबर तक वाली बात करते हैं तब तो हम इसको कह देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और अगर हम एटॉमिक मास वाली बात करते हैं, एटॉमिक नंबर हटा करके, तो हम कह देते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब यहां समझने की जरूरत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास पर बेस हो गई, आपकी एनसीईआरटी में शुरुआत में बनी हुई थी, जिसके अंदर सब ग्रुप्स ए बी दिखाई दे रहे थे और इधर पीरियड्स दिखाई दे रहे थे, एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है एनसीईआरटी। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इसमें बेसिक सा एक अंतर है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको जो ग्रुप्स दिखाई देंगे, ग्रुप से ही पहचानेंगे, वो ग्रुप्स कैसे हैं, रोमन में लिखे हुए हैं 1 to 7। ये ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड है, यानी कैसे हो गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, राइट, सेकंड ए सेकंड बी एंड सो ऑन टिल सेवेंथ बी। फिर इसके बाद एक ग्रुप है एट्थ, जिसके अंदर तीन तीन कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जिसके अंदर ट्रिपलेट्स हैं, और एक ग्रुप हो गया जीरो। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जो ग्रुप्स हैं वो दिखाई दे। इन टोटल अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये 18 ग्रुप्स। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इन्हीं 18 ग्रुप्स को 1 to 18 दिखाया। एक तो नंबर्स में लिखे हुए हैं और 1 से लेके 18 तक कंटिन्यूअस लिखे, ठीक है, वहां फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, ये जो ए बी वाला चीज है वो नहीं है, राइट। तो 1 to 18 ये कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है, राइट। कोई जीरो ग्रुप नहीं है, कोई आठवां ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हो, ठीक है जी, ध्यान रहेगा। हाँ सर। Yes, sir. है ना, तो जो ऊपर लिखा हुआ, जो ग्रुप्स का नंबर लिखा हुआ है, उससे पहचानेंगे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ही आपको एसपीडीएफ ब्लॉक्स मिलेंगे। एसपीडीएफ ब्लॉक्स जो हैं वो वास्तव में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी इसके अंदर नहीं थी, हालांकि वहां कैटेगराइजेशन हो गया था, बट उसके अंदर ये चारों के चारों ब्लॉक्स थे नहीं, ठीक है। अब जो एक अच्छी सी बात आती है, आपसे सब पूछते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है इसका सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, आप झट से बता देते हैं 6th पीरियड है, 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, वो भी सबसे बड़ा है ना, ऐसे ही होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन बताएगा। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 and 7. विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैज, कौन बताएगा, शाबाश। सर ग्रुप 1। ग्रुप 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैज, सर 7। 7। जो 18वां ग्रुप है या इनर्ट गैसेस का ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सर 7। तो दोनों बराबर हुए। हाँ सर। ओके, कोई और, ऐश्वर्या आप बताएंगी।
sir, same. शाबाश, बताओ बेटा, सेम है? Yes, sir. ओके, उदय? Sir, same. सेम। सर एक और, सर ग्रुप 3, ग्रुप 3? क्योंकि सर उसमें लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज भी है। जी, हम भूल जाते हैं क्योंकि वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नीचे रखे हुए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचते कि उनका जो ग्रुप है वो कौन सा है। हम उनका पीरियड तो हमें पता होता है, छठा पीरियड हमें बताया जाता है, उनका ग्रुप 3rd होता है। यानी पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो ग्रुप 3 है, जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 3rd, जिसमें आपको 4 दिखाई देते हैं और बाकी जो 28 होते हैं वो एफ ब्लॉक की फॉर्म में नीचे लिखे होते हैं। ठीक है ना? तो इस इंटरप्रिटेशन के साथ जो आपने अभी तक पढ़ा है, इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे अगली क्लास से पहले। ठीक है? हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चलेंगे देन एंड देयर, उसके बाद हम बॉन्डिंग की बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम मोल की बात करेंगे। मोल की बात करते हुए फिर हम सॉलिड स्टेट पे जंप करेंगे। ठीक है? हम इस तरह से चलेंगे, राइट? यस सर। आप चारों पांचों लोगों का अब इसी तरीके से, जैसे आप लोगों को लिंक जो मिला था वो किस तरह से मिला था? सर व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में मिला था, तो उसी तरह से आपको लिंक मिल जाएगा। अन्विता, आपको जो नेक्स्ट क्लास है, अगर आप 10th से 11th में गए हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आना अब स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो फिर भी बेसिक्स थे। ठीक है? तो आपको अकॉर्डिंगली वो देखना होगा। ठीक? अपन आपका जो बैच है उसमें और थोड़ा सा हम नीचे से चलते हैं, मींस हम जून में जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम और बेसिक्स पे से शुरू करते हैं। ये तो हम रिवाइज करा रहे हैं बस। ओके सर। राइट? तो उसको अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है बेटे? यस सर। उसी हिसाब से नेक्स्ट क्लास का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। होपफुली नेक्स्ट क्लास तक इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि हम ना आपको बोलें कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अलग से लिंक लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्लास के बाद। तो आप अकॉर्डिंगली ऐप डाउनलोड करके उसमें फिर आपके नोटिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है? ओके सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी तरह का? कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये बात अपन ध्यान रखेंगे कि हम जो चल रहे हैं, हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हमें आईआईटी में एंटर करना है। मैंने अपने जो अपना बैच अनाउंसमेंट का वीडियो था उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि हम प्रिसाइजली ये सोच करके चलेंगे, हर एक बात को हम ये सोच करके लेंगे कि हम क्या इससे हमारा आईआईटी में जो एडमिशन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिमाग में ये चीज लेकर के हम अपने टारगेट्स बनाएंगे और काम करेंगे। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे मेरी, तो वहां पे पूरे साल का शेड्यूल पड़ा हुआ है। आज से आगे की जो क्लासेस हैं उनका शेड्यूल आपको दिख जाएगा। अकॉर्डिंगली उन्हीं के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपके पास लिंक भी आएगा। ठीक है? यस सर। चलिए। Sir, I actually liked the class very much, sir. Actually, sir, I am not from 10 to 11, sir. I am actually from 9 to 10. I am continuing the 10 class. ओके ओके, फाइन 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 फाइन। ठीक Sir, है, I liked your class very much, sir. थैंक यू Got to know about chemistry a bit. अच्छी बात है, केमिस्ट्री को दिल से पढ़ना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अधिकतर लोग सुपरफिशियली तो पढ़ जाते हैं हम लोग,
लेकिन हम दिल से सोचते नहीं कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली क्या है। यस सर। ठीक है, तो बस ये जो होता क्या है कि जब हम पढ़ते समय कुछ लाइनों को हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में किसी ने कहा क्या है, वो इंटरप्रिटेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इसको इजी बना दे। ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच सर। Thank you, sir. ओके बेटे, थैंक यू सर। ओके बेटे, थैंक यू।